आइए करते हैं बाजार के लिए एक मुश्किल भरे हफ्ते की शुरुआत, जहां दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत आते हुए एसजीएक्स निफ्टी बड़े गैप के साथ शुरुआत करने के आसार देते हुए उसके बाद क्या हो, यह है आज का बड़ा सवाल। चलिए करते हैं तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और स्थिति तो खराब ही दिख रही है सर, कोई राहत के संकेत नहीं है। थोड़ा लगा सैटरडे को टेम्परेरी सीज फायर है, शायद कुछ अच्छा निकल कर आए, और वहां से अब तक तो पूरी पलट चुकी है। बिल्कुल, पूरी दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर के मार्केट्स भरोसे के लायक नहीं रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वैसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए उसे विस्तार से करेंगे बातचीत। उससे पहले देख लेंगे आज की शुरुआत करने के लिए कौन से संकेत हैं जो सबसे अहम है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है। एसजीएक्स निफ्टी तेज गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 400 अंकों से ज्यादा का कट है। डाउ फ्यूचर्स 300 अंकों से ज्यादा नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 14 साल की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड 2008 के बाद से अब पहली बार $125 के पार निकला है। इंट्राडे में तो $140 के बेहद करीब पहुंचता हुआ कच्चा तेल आपको दिखा है। सोने में तगड़ा उछाल है। $2000 के पार निकलता हुआ सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज उछाल के साथ, तो यानी कि वो सब कुछ हो रहा है जो शायद आप देखना सुनना नहीं चाहते। वो सब कुछ दुनिया भर के बाजारों में भी नजर आ रहा है और दुनिया भर के कई सारे देशों में भी बातचीत के तौर पर। तो ये सारा का सारा एक्शन है आज का दिन। बड़ी तेज गिरावट के साथ हम शुरुआत किया। बहुत तेज गिरावट के साथ सर हमने एक्शन को होते हुए देखा है और काफी खराब इस समय सिचुएशन होती हुई दिख रही है बाजार की, जहां तक अगर बात करें। कैसे समझे सर, एक तो जो इस समय की स्थिति बनी हुई है, जो ये 400 पॉइंट का कट, 425 पॉइंट का कट एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है, डाउ 400 पॉइंट नीचे है, बाकी के एशिया बाजार है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिख रही है सर? तो जो बड़ी गिरावट आपको 2.5% के हमारे बाजारों में दिख रही है, उसकी कुछ वजह वो है जो बाहर से हैं, कुछ वजह वो है जो हमारी अपनी है। अगर सिर्फ इस गिरावट को सम अप करना हो दीप, तो सबसे बड़ी इस आज की सुबह की सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो भारतीय बाजारों के लिए वो रूस यूक्रेन भी नहीं है, वो एफआईएस की बिकवाली भी नहीं है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज की हमारी जो है वो है कच्चा तेल, जो $125 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। $128 आखिरी बार मैंने जब देखा था, और 140 तक पहुंच चुका है, 139-140 तक पहुंचा है, जो कि 2008 के बाद के लेवल्स ये आते हुए दिखे हैं। 2008 में मेरे ख्याल से $143-145 के आसपास हमने लाइफ टाइम हाई कच्चे तेल में बनाया। अब आप सोचिए, यही था मार्च 2020 जहां हमने लाइफ टाइम लो कच्चे तेल में देखे -$35 ट्रेड करते हुए देखा था, वहां से प्लस $135 पर आप 2 साल में। मतलब अब कहने के लिए हम ये राहत की बात ले सकते हैं कि न वो भाव टिके थे न ये भाव टिकेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या ये वक्त आप निकाल सकते हैं? न -35 का भाव आपको पता है वापस आने वाला, और जब 140 होकर नीचे आया था तब भी लोगों को ये लगता था कि 140 तो वापस कभी नहीं आएगा। तो कब एक्सट्रीम सिचुएशन कहाँ कैसी हो जाए। लेकिन आज जो एसजीएक्स निफ्टी में भारी गिरावट की 4 वजह मैंने ढूंढी है। पहली वजह जो मेरे लिए है वो हमारी अपनी ज्यादा है, भले हम इंपोर्ट करें, और वो है कच्चे तेल में भारी उछाल। और ये कच्चे तेल का उछाल हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी का बिल खराब कर देता है, बजट बिगाड़ देता है, और हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ाने में आग में घी का काम सबसे बड़ा कच्चा तेल करेगा, क्योंकि हर एक चीज तेल के दामों से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो बढ़ती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल जब हम सोमवार को बंद हुए थे मेरे ख्याल से $110 के आसपास, सॉरी शुक्रवार को जब हम बंद हुए थे तो $110 के आसपास थे। $110 से 140 की यात्रा वीकेंड में की है इसने, और अब 128 के आसपास है। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी समस्या हमारे बाजारों के लिए आज ये है, और इस वजह से हमारे बाजार दूसरे बाजारों के मुकाबले में ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार शायद इसलिए न कर रहे हो क्योंकि वो कच्चे तेल के मामले में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते नहीं, सेल्फ सफिशिएंट है, इनफैक्ट उनके पास अपने रिजर्व भी हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम रिजर्व निकाल के इस्तेमाल करेंगे। पता है युद्ध लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला है, पता है कि सब चीजें ठीक होगी, पता है वापस कच्चे तेल के दाम नीचे भी आएंगे, लेकिन कब जब तक आएंगे तब तक तो आपकी सिचुएशन काफी खराब हो सकती है। तो पहली चीज आज के लिए है। दूसरी चीज जो दीप है वो भी हमारी अपनी है, बाहर की कम है, और वो है एफआईएस की तरफ से भारी भरकम बिकवाली। इस मार्च महीने के 3 दिनों में 18,000 करोड़ का कैश मार्केट में बिकवाली है। और इंटरेस्टिंग चीज दीप ये दिख रही है कि अब एफआईएस की बिकवाली आपको फ्यूचर्स में नहीं आती दिख रही है, सीधा न इंडेक्स उन्हें बेचना है बहुत ज्यादा, न उन्हें कोई स्टॉक फ्यूचर्स बेचना है, सीधा कैश में डिलीवरी बेचकर निकलना है। इसका मतलब क्लियर कट है उनका व्यू, या फिर जो कुछ वो देख रहे हैं आने वाले समय में वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह के हर रोज 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ की बिकवाली आप कैश मार्केट में देख रहे हैं, 3 ही दिनों में आप देखिए, 2 मार्च को 4,000 करोड़, 3 को 6,500 करोड़,
4 तारीख को 7,500 करोड़, $1 बिलियन की बिकवाली, Yes, sir. छोटी नहीं होती किसी भी लिहाज से। और एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखे दीप, इस साल जो अब तक एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,05,000 करोड़ को पार कर चुका है। मैं सिर्फ कैश मार्केट की बात, फ्यूचर्स छोड़ दिए। 2008 में सबसे बड़ा आंकड़ा देखा था हमने 1,01,000 करोड़ का, पूरे साल का। हाँ। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ है, 2008 में भी ऐसे ही हुआ था, फरवरी मार्च में ही सबसे ज़्यादा बेचा था। उस समय सर्किट नीचे के फरवरी में ही लगे थे जब रिलायंस पावर की लिस्टिंग हुई थी, उस वक्त की बात है ये। 2008 में तब लेमन क्राइसिस और ये सारा हुआ था। बाद में थोड़ी बहुत उन्होंने खरीदारी भी की, नेट 1,01,000 करोड़ का तब बेचा था। अभी बेचे हो सकता है अभी पूरा 8-9 महीना बाकी, आगे चलते हुए थोड़ा खरीदें, नेट साल का आंकड़ा कम हो, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बड़ा है। अब इस आंकड़े को एब्सोल्यूट नंबर में मैं इसलिए भी नहीं देखना चाहता, 2008 में उतना एफआईज का इन्वेस्टमेंट नहीं था जितना आज है। 2008 में हमारे मार्केट उतने लिक्विड और डेप्थ वाले नहीं थे जितने आज हैं। सो 2008 में जब 1,01,000 करोड़ का माल बेचा था तब तो बैंड ही बच गई थी पूरी तरह से। आज हमारी सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, हम सिर्फ 2,000 पॉइंट ही कितना 18,600 से 16,000 2,500 पॉइंट नीचे, तो उतने बुरे नहीं है, बुरे तो ही है। सो तब और अब में एब्सोल्यूट नंबर में अलग है, लेकिन फिर भी नंबर तो नंबर है। तो ये एक दूसरी बड़ी समस्या है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, फंड्स खरीद रहे हैं, अभी भी एसआईपी का पैसा आता दिख रहा है, लेकिन कब तक, वो वाली चीज है। ये कब तक बेचेंगे, ये कब तक खरीदेंगे, वो वाले से आप जब तक उम्मीद है कि हाँ सब ठीक होगा तब तक आप खरीदते हैं। और जिस दिन आपको उम्मीद ये धुंधलाने लगे कि नहीं पैसा बनाने में मुश्किल लगा, तो पहले तो आप हाथ रोकते हैं। और जब फिर ऐसा लगे कि अब पैसा बनेगा नहीं और नीचे जाएगा, तो फिर वो लोकल इन्वेस्टर्स की बिकवाली होती है। सो अब हम इस वक्त जो बीच सेकंड वाली सिचुएशन है, यार पैसा बनेगा नहीं और लगाएं कि नहीं लगाएं, वो वाला जो माइंडसेट अब धीरे धीरे आने लगा है लोगों में, वो थोड़ा सा चिंता की बात है। और अगर थर्ड स्टेज पे पहुंचे उससे पहले बाजार ना सुधरे तो मामला मुश्किल हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम फंड फ्लो की है कि आपके पास फ्लोज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली एफआईज की बिकवाली के सामने। तीसरा कारण जो दीप है आज की गिरावट के पीछे, एक ये कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का डर है, हमारे यहाँ भी और है, न सिर्फ कच्चे तेल की वजह से, बल्कि आप देखिए खाने पीने की हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। मक्का, गेहूं, चाय, कॉफ़ी, शुगर, क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया में सस्ती हो रही हो। हर एक चीज़ महंगी होती दिख रही है, और इवेंचुअली हमारे यहाँ भी उसका असर तो आना ही है। सो वो एक महंगाई बढ़ने का जो डर है, जो अब तक हम बहुत ही लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वो अब ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। वहाँ पर कहीं न कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखेगा। तो ये तीसरी बड़ी कारण है, ये भी हमारी अपनी है। चौथी जो है वो हम दुनिया के साथ हैं। ये ऐसा लगा था शनिवार को, जिस तरह से संकेत आए थे कि एक बार हम युद्ध विराम करने के मूड में, सीज फायर हो रहा है, लोगों को आने जाने का रास्ता देंगे, लेकिन वो भी है ना रशिया ने खाली दिखाने के लिए किया, एक्चुअल करने का तो इरादा नहीं था। और दूसरी बात ये कि देखिए, एक लोगों को बाहर निकलने के लिए युद्ध विराम करने का, या विदेशी हों चाहे वो यूक्रेन के नागरिक हो, उनको निकलने देने के लिए एक रास्ता देने के युद्ध विराम, और एक पूर्ण युद्ध विराम जो हो, उसमें बड़ा फर्क है। मतलब हम वहीं युद्ध नहीं करेंगे जहां से ये लोग निकल रहे हैं, उसका मतलब ये वो पार्शियली युद्ध विराम है कि जहां जहां से नागरिकों को निकलना है वहां, उसको भी वो पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं। सो और कहीं कोई वीकेंड पर ऐसा लगा नहीं कि जिसमें कहीं बात बनती हुई दिख रही हो। सब हर एक लेवल पर अपने अपनी प्रयास चल रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं, फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रांस कोशिश करते हुए भी फ्रांस को भी अब रशिया पर भरोसा नहीं रहा। ये चीज क्लियर दिख रही है कि उन्हें भरोसा नहीं है। अब इसका सोल्यूशन कब और कैसे होगा ये अंदाजा लगाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन एक्चुअली होना ये चाहिए कि आपकी स्थिति साफ हो कि इसका क्लाइमेक्स क्या होगा। अब इसका क्लाइमेक्स क्या ये होगा कि यूक्रेन पूरी तरह से घुटने टेक देगा, बर्बाद हो जाएगा, और रशिया जाकर कीव पर कब्जा करके अपना झंडा लगा देगा, ये हम जीत गए, खत्म। लेकिन तब आपको खंडर मिलेंगे। करेक्ट, वो वाली चीज है। एक तो वो उसका क्लाइमेक्स हो सकता है, लेकिन क्या वो क्लाइमेक्स है या उसके बाद बाकी देश फिर एक्शन में मजबूरी में लेंगे। अब तक सोच रहे हैं कि ना एक्शन लेना पड़े, कहीं न कहीं अल्टीमेटली लड़ना अमेरिका और शायद नेटो नहीं चाहते हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे, लड़ने का इरादा दिखा रहे हैं लेकिन लड़ नहीं रहे। तो क्या उस सिचुएशन पे, उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पर इन्हें लड़ना ही पड़े? अगर वो सिचुएशन आ जाए तो फिर आपका युद्ध खत्म होने पे भी मार्केट का जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तब आपकी मार्केट के लिए नई दिक्कत शुरू होगी कि अगर नेटो और अमेरिका और बाकी देश मिलकर फिर उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो वो अगली बात को बढ़ाएगा, और तब
ऐसा तो नहीं है कि पुतिन साहब एक ही बार में हथियार डाल देंगे। Correct. अब ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है इन देशों की कि पहले इनको लड़ लड़ा के जितना कमजोर होना है हो जाने दो रशिया को, उसके बाद हम कमजोर रशिया पर आक्रमण कर। ये हमारी समझ के बियॉन्ड वाली चीजें जी हैं। सर। ये जस्ट मैं एक सिचुएशन का एनालिसिस दे रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो। और इस युद्ध में एक चीज क्लियर है कि रशिया जितना अपने आप को मजबूत समझता था उतना निकला नहीं है। करेक्ट सर। एटॉमिक पावर होना अलग बात है, वो हो सकता है, बट बियॉन्ड एटॉमिक पावर उतना मजबूत नहीं जितना मजबूत दिख रहा था। करेक्ट। तो मेरा ये समझना है कि दीप बहुत सारी चीजें हैं, इसका एंड कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा, और जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक मार्केट रुके कैसे। करेक्ट। प्रॉब्लम वहां है कि जब तक ये समझ में नहीं आता तो मार्केट रुके कैसे। करेक्ट। इसलिए इस समय ऐसा रिएक्शन इसलिए दिक्कत है। सो आई थिंक इन सारी समस्याओं का जवाब एक ही है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, समय टाइम। वक्त के साथ सब चीजें बदलती है। करेक्ट। और वक्त के साथ अपने आप आपके सामने आएगा, चीजें एक एक करके आएगी। आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी फाइनल ये बात है कि इस मामले से हम कब और कैसे निकलेंगे बाहर। करेक्ट सर। करेक्ट। ये सारी चीजें मार्च में ही क्यों होती है? हाँ, ये बात सही है, ये बात तो सही है। जनरली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है दीप। आमतौर पर जितनी बड़ी गिरावट हुई है वो फरवरी मार्च के महीने में हुई है। 2008 में भी यही था, करेक्ट, 2020 में भी यही था, और 2022 में भी यही है। लेकिन एक जमाना देखिए कि एक जमाना होता था जब मार्केट की तेजी और मंदी के साइकिल 7-8 सालों के होते थे। 8-8 सालों में एक तेजी का बड़ा साइकिल बनता था, एक मंदी का बनता था। अब तो 2-2 साल में होने लगे। करेक्ट। सो मार्केट की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, पता नहीं, लगता है फिर से केजी नर्सरी की पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी मार्केट में, क्योंकि साइकिल्स इतने तेजी से बदल रहे हैं। ये कभी हमने पहले देखे नहीं देखे सर। कि एकदम तेजी से आप मंदी में चले जाएं, मंदी से फिर तेजी में आ जाएं। मार्च में 3 महीने में, 4 महीने में काम हो गया, 2 साल में नए हाईज, और इस तरह से बने की जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं हो। करेक्ट। और अब वो हाई बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया पूरी खत्म होने जा रही हो। करेक्ट है ना। हमारे स्कूल के जमाने में एक बार स्काईलैब गिरने वाला था, वो बड़ी चर्चाएं थी, और तब हमें बहुत डराया गया था कि स्काईलैब गिरेगा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हम यही प्लानिंग करते थे, अब 2-5-7 दिन बाद तो रहना नहीं है, करना क्या। हाँ, तो कौन पढ़ाई करे, खेलो जितना खेल सकते हैं। तब इतनी समझ थी। वैसे हालत, बट ठीक है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली, ये भी वक्त निकल जाएगा। खाली ये कि आपको अपने आप को बचाना है, अपनी पोजीशन संभाल के रखना है, जितनी संभले उससे कम रखें। इन्वेस्टमेंट के तौर पे है तो आपने 80 रुपए में टाटा मोटर्स भी बिकते हुए देखा है, 60 रुपए में वेदांता भी बिकते हुए देखा है, 40 रुपए में मैंने हिंडाल को 2008 में बिकते हुए देखा है। ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें अब भी हो रही हैं। अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं और आपके पास वक्त है तो आपका पैसा टूटेगा नहीं। दोनों चीज़ चाहिए इस वक्त, भरोसा रखना है। न सिर्फ पैसा चाहिए बल्कि आपको टाइम देने का पेशेंस भी चाहिए। आप ये सोचिए कि कल युद्ध खत्म हुआ, परसों से मेरे शेयर बढ़ने शुरू हो जाएं या अब और न गिरे, ये टफ टाइम है, निकालना है। सो इन्वेस्टर्स के तौर पे सब चीज़ें, अगर बस खाली क्वालिटी चेक कर लीजिए कि आपके पास अच्छे शेयर है ना, अच्छे शेयर तो हर अच्छे शेयर के दिन आते हैं, वापस आते हैं। और जिनको इस पे भरोसा ना हो वो मार्च 2020 के भाव देख ले, फरवरी 2020 के भाव देख ले, मार्च 2008 के भाव देख ले, फरवरी 2008 के भाव देख ले। उस जमाने में उससे कई गुना बढ़े हैं स्टॉक वापस, और पुराने हाइज से ऊपर गए। सो हर बार के बुल रन में फिर अच्छे शेयरों में नए हाइज बनते हैं। टाइम देने की ताकत होनी चाहिए। ये डिसाइड कर ले मैं नहीं देखूंगा, मैं 3 साल मुझे देखना नहीं पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आपको 3 महीने बाद ही अच्छी खबर आ जाए, लेकिन आपको हर 3 घंटे में देखना है तो फिर आपके 3 हफ्ते और 3 महीने निकालना भी भारी काम है। सो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो ना आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं है, और किसी को पता नहीं कि इनका सॉल्यूशन क्या और इनका समापन कैसे होगा। तो फिर इसका एक ही जवाब है, समय। बस समय दीजिए, समय के साथ बड़े से बड़े घाव भर जाते हैं। अपने बहुत नियर एंड डियर लोग होते हैं जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब भी आप समय के साथ उनकी तकलीफ कम होने लगती है। भूलते तो नहीं, तकलीफ कम होने लगती है। युद्ध के केस में भी ऐसा ही, समय के साथ तकलीफें कम होंगी, आप हो सकता है भूल भी जाएंगे। आज कौन ईरान इराक के युद्ध को याद करता है? उसके बाद एक नहीं कई सारे 9/11 बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आप भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे भी आगे बढ़ेंगे, शांति से रखिए। रोज अगर डर लगता है तो मैं बोलता हूँ, मैं आपको सामने से बोलता हूँ, मार्केट देखना थोड़े दिन छोड़ दीजिए, टीवी देखना छोड़ दीजिए, मेरा चैनल भी मत देखिए, मुझे भी मत देखिए। डर लगता है, डरिए मत, डटे रहिए, डरिए मत, डटे रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टफ टाइम है, निकाल लीजिए। बिल्कुल सर। एक इंटरेस्टिंग सवाल सर ऐसे ही समय के लिए बनता है, वो है कि जब भी ऐसे समय आते हैं, स्लो डाउन आता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, कमोडिटी शॉक्स आते हैं, 2020 की आप बात कर लें, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से थोड़ा एक्शन आता है, कुछ कमेंट्री आनी शुरू हो जाती है।
क्या इस समय अब सेंट्रल बैंक्स कुछ कर सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं सर? दीप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कोई कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। हाँ। एक लिमिट तक ही आप कर सकते हो। क्या अमेरिका का फेड डिसाइड कर सकता है रशिया यूक्रेन ना लड़े? क्या अमेरिका का फेड डिसाइड कर सकता है कि फ्रांस को क्या करना चाहिए, ब्रिटेन को क्या करना चाहिए, अमेरिका को क्या करना चाहिए, यूक्रेन को क्या करना चाहिए, नेटो को क्या करना चाहिए? तो उनके हाथ में है नहीं। उनके हाथ में क्या है? दो ही चीजें, ब्याज दरें बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, करेक्ट, ठीक है, पैसा सिस्टम में कितना डालना है कितना निकालना है। बिल्कुल। तो अब जो दो चीज इनके हाथ में, वो क्या कर सकते हैं? वो ये करेंगे कि ठीक है अभी हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाते, ठीक है, और वो आपको बॉन्ड यील्ड में दिख रही है 2%, 2.1% का बॉन्ड यील्ड आपका घटकर 1.7 पर आ गया। Absolutely। कायदे से देखा जाए तो ये बॉन्ड यील्ड घटने का टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह अच्छा, अमेरिका को ब्याज दरें क्यों बढ़ानी थी? अमेरिका को ब्याज दरें 2 वजह से बढ़ानी थी। पहली तो ये कि महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, अनाप शनाप 40 साल के ऊपर के लेवल पर इन्फ्लेशन पहुंच गया, तो वो चिंता है। दूसरी है कि ग्रोथ हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है, बिल्कुल। तो अब ऐसी जरूरत है नहीं, और इसलिए हमको सिस्टम में से लिक्विडिटी भी खींचनी है। करेक्ट। अब सिचुएशन क्या आ गई है? आज की सिचुएशन में कमोडिटीज के दाम तो उससे और ज्यादा बढ़ गए, बिल्कुल, मतलब अनाप शनाप है। तो उस हिसाब से अगर आपको इन्फ्लेशन 40 साल का, अभी जो इन्फ्लेशन बनेगा वो अगले 40 साल में नहीं टूटने वाला है। यस सर, जो हाई बनेगा, करेक्ट, आप मान के लिख के रख लीजिए, जी। जिस इन्फ्लेशन पे अभी हम फाइनल टॉप बनाएंगे अमेरिका में, वो अगले 40 साल नहीं टूटेगा। करेक्ट। अगर उस लेवल का इन्फ्लेशन है तो आपको ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए, लेकिन ब्याज दरें बढ़ाने में फिर दिक्कत ये है कि आपकी ग्रोथ पर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हालांकि कर सकते हैं, इस वक्त जिस तरह की ग्रोथ है ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इन्फ्लेशन को नीचे लाना चाहिए। शायद बॉन्ड मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है, और इसी वजह से बॉन्ड यील्ड नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो जो हो सकता है कि जो इस हफ्ते ना फेड की बैठक अगले हफ्ते 16 तारीख को, अगले हफ्ते, तो हो सकता है 1/4% जो हम मानकर चल रहे ना बढ़ाए। हाँ, हो सकता है 2 दिन बाद अमेरिका के बॉन्ड मार्केट ये डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे, नहीं इस बार हम पास शायद करते जाने हैं, देंगे। आगे देखेंगे। सो अदरवाइज जनरली जो माहौल है उसको देखते हुए, जिस तरह से कमोडिटीज और कच्चे तेल के दाम है, ब्याज दरें बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, और ग्रोथ आपकी कंफर्टेबल है, लेकिन बॉन्ड मार्केट अलग से पड़ रहा है। दूसरी चीज जो पड़ रहा है बॉन्ड मार्केट या पूरी दुनिया पड़ रही है, वो सेफ्टी की तरफ जाना। जब भी मुश्किल समय आता है, आपको इक्विटी पसंद नहीं आती, आपको बाकी कमोडिटीज पसंद नहीं, आपको पसंद आता है सिर्फ एक सोना, दूसरा आपको बॉन्ड। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा ठीक लगती, यानी कि फिक्स इनकम में जाना चाहते हैं, या डॉलर तीसरा मान लीजिए कि डॉलर खरीदना है लोगों को। अब वो डॉलर की चाह थोड़ी सी कम हो रही है लोगों में, अब वो उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। तो गोल्ड अभी भी $2000 के ऊपर है, और जो कुछ बॉन्ड यील्ड्स घट रहे हैं वो इस वजह से घट रहे हैं कि लोग अमेरिका के बॉन्ड ज्यादा खरीदना चाहते हैं, कि चलिए हम इक्विटी से पैसा निकाल कर डेट में शिफ्ट कर लेते हैं, पैसा कम बने, सेफ है, कम से कम नेगेटिव नहीं है, तो वो ज्यादा ठीक है। सो आई थिंक वो एक बड़ा बदलाव जो हो रहा है, वो एक ब्याज दरें शायद ना घटे, दूसरा सेफ्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट करना है तो बॉन्ड्स में डालिए पैसा। ये 2 चीज ग्लोबली होती दिख रही है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल अलग अलग चीजें देख रहे हैं, जो आमतौर पर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। चलिए ये है इस समय की सिचुएशन, और ओवर द वीकेंड सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। डरना नहीं है, भरोसा रखिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, क्वालिटी हमेशा पे करेगी। पर स्ट्रैटेजी तो सर बात करनी पड़ेगी, हालांकि सिचुएशन खराब है, बट आज के फिर संकेत कैसे समझने हैं सर? संकेत तो दीप देखिए, आज के संकेत, आज और शुक्रवार के संकेतों में कोई फर्क नहीं, सेम। ग्लोबल नेगेटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, और एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव, वो यही शुक्रवार को थे। कोई बदला नहीं, एक भी चीज इसमें कुछ भी बदली नहीं है। सपोर्ट जोन बता दूं निफ्टी का, सोमवार को हमने एक दिया था 15,950, 16,050, क्योंकि आज हम उससे बहुत नीचे खुल रहे हैं, तो पहला सपोर्ट जोन जो डीप निकल कर आता है वो आता है 15,875 से 15,925, उसके भी नीचे खुलने का चक्कर है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो मेरे लिए है वो 15,650 से 15,775 है। 15,650, 15,775 इस रेंज में कहीं पहुंचकर रुकने चाहिए। इसके नीचे वाले हैं 15,550, 500 के आसपास आता है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतना मैं सोच भी नहीं रहा कि इतना भी गिरना चाहिए, ना गिरे तो बेहतर है। नहीं तो 15,500, 15,550 फिर अगला सपोर्ट रेंज निकल कर आता है। फिलहाल आपके लिए तो गैप से खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो है वो 15,650, 15,775 है, ये मान के चलिए, ठीक है। ऊपर 16,125, 16,250, ये 125 पॉइंट की रेंज, जो 16,133 का लो हमने बनाया था शुक्रवार को, और जहां बंद हुए 16,250, ये आपके लिए ऊपर की रेंज हो गई। इसके ऊपर निकलना मुश्किल है। 16,350, 16,450 बिकवाली के लिए अच्छी जगह है। बैंक निफ्टी आइए,
शुक्रवार को भी हमने कहा था 33,900 34,100 के आसपास की रेंज, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया, 34,100 से घुमाए। आज भी पहला सपोर्ट जोन तो वही है 33,900 34,100, लेकिन जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए सीधा आप खुलेंगे 33,500 600 के आसपास, वहां पर खुलेंगे। और उसके बाद आखिरी लेवल जो दीप मेरी निकालने की हिम्मत हुई वो भी मैं सोच नहीं रहा था, लेकिन जिस स्पीड से एसजीएक्स गिर रहा था तो मुझे लगा एक और नीचे का निकाल लेना चाहिए, वो 33,100 के आसपास का आता है। ओके हाँ, तो अब वो 33,200 की रेंज में कहीं जाकर, सर आप बड़े लेवल मत दिए। मैं तो देने ही नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, नीचे नहीं तो मतलब मैं तो आप बोले तो 7 दिन छुट्टी ले लूँ मतलब सारे हमारे एक्सपर्ट घूम के आ गए, मैं सोचा मैं भी चले जाऊँ एक बार के लिए खत्म होने दिया हो जाए फिर आऊँ 7 दिन बाद ही। लेकिन बात तो ये है कि जब सुख में साथ है तो दुख में भी साथ है, करेक्ट, मुसीबत में छोड़ नहीं सकते हम, जो है वो है। इस समय तो और ज्यादा जरूरत है। हाँ, मैं हालांकि मैं कुछ कर नहीं रहा, कर भी नहीं सकता, बस समझाने के लिए तो कि थोड़ा आप वो कहते हैं ना कि भाई कहीं कोई ऐसी खराब आप जाते हैं तबीयत पूछने, तो क्या आपके पूछने से थोड़ी ठीक होता है, वो तो दवा खाने से और खुद की हिम्मत से ठीक होगा आदमी, है ना। तो आपकी दवा आपका पैसा है, आपकी हिम्मत आपकी है, करेक्ट। तो जो होगा वो आपका ही होगा। मैं तो आपका आके तबीयत हाँ भाई ठीक हो जाओगे, अच्छा मॉरल सपोर्ट और आराम करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उतना ही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हमारी ताकत है नहीं। बाकी तो जो करना है दवाई करेगी या डॉक्टर ही करेगा। एनीवे, तो चलिए आराम से शांति से रहे, सब ठीक होगा। 33,900 34,100 और लास्ट जो है वो 33,100 33,250। अब आइए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। 34,900 35,100 ये पहली रुकावट की जगह है, और स्पेशली गैप से नीचे खुलने के बाद यहाँ पर, ठीक है ना। तो और इसके ऊपर निकलने पर 35,225 35,425 और फाइनली 35,750 35,975, यानी कि अब अच्छे समय में भी 36,000 के ऊपर की अपसाइड नहीं है, और बैंक निफ्टी में 16,500 के ऊपर की अपसाइड नहीं है आज की गिरावट के बाद। मतलब अब जो हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सोचेंगे कि भाई क्या ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल किया जाए, या ट्रेंड रिवर्सल भी जल्दी हो जाएगा बोलना। दीप, कब आपको सोचना है कि हम कमजोर होना बंद हो गए, मजबूत होना शुरू नहीं बोल रहा हूँ, कमजोर होना बंद हो गए, फर्क है। ये मेरी लैंग्वेज में मैंने भारत सरकार से सीखी है, क्योंकि उन्होंने एक बार संसद में बोला था हमारे पहले जो वित्त मंत्री जी के, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है। हाँ। एक शब्द होता है इलीगल है, दूसरा लीगल नहीं है, है ना, फर्क है। हाँ, वो दोनों में जो फर्क है, वैसे ही कि एक मजबूत होना और एक कमजोर होना बंद हो जाना, दोनों में फर्क है। यहाँ हम मजबूत नहीं हो रहे, कमजोर होना बंद करेंगे। 16,500 के ऊपर जब हम बंद होंगे तो हम कमजोर होना बंद करेंगे। 36,000 के ऊपर जब हम बंद होंगे बैंक निफ्टी पे तो हम कमजोर होना बंद करेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको ये 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, 16,500 36,000, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, ठीक है। आइए, तो ये हो गया आपके लिए ऊपर के लेवल, 36,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेल जो है। अब आइए निफ्टी के सपोर्ट लेवल दे देता हूँ जी। 16,125 16,050, ये तो मतलब ही नहीं इसका, सीधा 15,900 ये भी गया, 15,850 इसके पास दिख रहे हैं, 775 675, एक और जोड़ दो भैया, इतनी जगह भी है, बड़े बड़े फोन में लेके। हाँ, 15,550 नहीं रहने दो, बहुत ज्यादा आ जाता नहीं, आ जाता है 550 सर सीधा 625, छोटा सा 625 है बीच में, 15,625 रखना चाहे तो एक छोटा है लेवल, 15,625 लिख दो, चलो ठीक है बस खुश करने के लिए। क्या करेंगे दीप, ऐसे ही है, ऐसा ही है। हायर लेवल 16,350 400 450 475 और 500 ये सारे हैं। 16,250 पे आप बंद हुए तो बीच में वो एक आपके लिए लेवल हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी 34,100 जो शुक्रवार का लो है, 33,900 जहाँ से हमने पूरी रिकवरी देखी थी, अब 33,900 के नीचे बैंक निफ्टी पे नई रिस्क जो खुलती है वो है 33,750 33,600 33,500 33,250 और 33,100 तक के लेवल्स आपके लिए नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पर। ऊपर आप बंद हुए 34,400 के आसपास, 34,725 900 950 35,100 ये तो छोटे वाले लेवल है। इसके बाद 35,225 375 और 35,550 से फाइनल लेवल आज के लिए जी। डन सर, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस आज के लिए। डेटा आप बताएं सर, एफआईएस की पोजीशन, पीसीआर कैसे देखना है? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 45% से घटकर 43% आई, अच्छी बात है कि अब और ज़्यादा इंडेक्स बेचेंगे नहीं है, वैसे है भी नहीं इंडेक्स में, परसेंटेज में आपको लग रहा होगा, लेकिन वैसे क्वांटिटी में इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की बहुत ज़्यादा है, कम ही कर रखी है उन्होंने। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटा है 0.85, अभी भी ओवरसोल्ड तो नहीं है। विक्स में कोई खास बदलाव नहीं, आज हो जाएगा
आज तो नहीं। हाँ, मौजूदा पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 16,100 जिसके नीचे आप खुलेंगे, और अगर क्लोज भी आप इसके नीचे होते हैं तो फिर मतलब इंट्राडे नीचे खुलते आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 33,900 के नीचे आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, और क्लोजिंग भी, वैसे तो क्लोजिंग आपका 34,400 पे भी हो गया था। करेक्ट सर। लेकिन फिर भी किसी ने रखा है 33,900। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस दूर है, लेकिन 16,500 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 16,500 के ऊपर है। बैंक निफ्टी में मैंने छोटा दिया है, वैसे तो 36,000 का निकल कर आता है शॉर्ट पर स्टॉप लॉस एक ही, लेकिन इतना लंबा रख के मतलब नहीं, तो 35,100 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इंट्राडे, और 35,500 क्लोजिंग। निफ्टी में भी अगर किसी को छोटा रखना है तो वो 16,250 पे भी बाद में ला सकता है, एक बार गैप से आने के बाद में, बट अभी फिलहाल 16,500 रखेंगे तो ठीक है जी। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी पर सर? बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस में वही 35,100 इंट्राडे में, और 35,500। और इससे पहले आप सवाल बता दूं कि आज खरीदने और बेचने की मैंने स्ट्रेटजी अलग से नहीं दी। उसका रीजन क्या है? पहली चीज तो ये कि 400 सवा 400 अगर 450 आपका नीचे दिख रहा है तो बेचने के लिए नीचे के लेवल कम बचे, 775, 675, 625, 550, ये सारे लेवल है। ठीक है, तो वो लेवल रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे बैठ नहीं रहा। लेने के लिए अभी क्या मैं बोलूँ, अब मतलब एक बार कहाँ आज क्या है, आज प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत के आधा घंटे में बड़ी समस्या है, क्योंकि ये आज फिर से वही मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होने वाला मामला आएगा। यस सर, है ना, क्योंकि जिस तरह से तेज गिरावट हो रही है, मार्जिन कॉल्स तो आपके ट्रिगर होंगे। करेक्ट, तो अगर मार्जिन कॉल्स आपके ट्रिगर होंगे तो फिर वो कहाँ जाके रुकेंगे? अब 16,500 15,500 सॉरी, अभी तो 16 से भी निकलना पड़ेगा बाहर, 17 से 16 हो गया, 16 से 15 हो गया, 16 की आदत पड़ी थी। 15,550, 15,625 पे लेना चाहिए, या 15,675 पे लेना चाहिए, 15,500 पे लेना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। तो देखेंगे दिन के दौरान, बाद में, अभी कुछ भी नहीं, शांति से होने दे एक बार। ठीक है, चलिए। और बैंक निफ्टी में भी सेम वही हाल है, 33,900 के नीचे मैदान खुल जाता है तो छोड़े। इसलिए मैं आज स्पेसिफिकली बाय या सेल दोनों की राय, शॉर्ट करने आया इतना गैप से नीचे बाद क्या करेंगे, मतलब करना है आपको एग्रेसिवली कर लो, 25-50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे स्टॉप लॉस है। प्रीमियम इतनी ज़्यादा पुट और कॉल दोनों में है कि आप प्रीमियम देके कमाना भी मुश्किल काम है। मतलब प्रीमियम देके आप अपनी स्किल से नहीं कमा सकते, किस्मत से कमा सकते हैं। ये सोच के कि भाई अगर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है शुक्रवार को, ये सोच के कि भाई बड़ा गैप से मिल जाए, तो ऐसे 2 दिन तो लगा नहीं ना, इतना गैप बनेगा। ये तो आज बन रहा है, बन रहा है। तो किस्मत से ज्यादा पैसा बन रहा है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कभी भी बना लेंगे फिर तो। फिर तो साल के 364 दिन और हैं, तो जाने दीजिए उनको। शांति रखिए, कुछ नहीं है। मतलब आप स्किल ट्रेडर कर ही सकते हैं तो एक अलग बात है, बाकी नया कोई ऐसा बहुत गिर गया, ये बहुत गिर गया वाला तो 17,500 में भी लगता था, 18 में भी लगता था, 17 में भी लगता था, 16.5 में भी लगता था, 16 में भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है। तो बहुत गिरने की तो कोई लिमिट नहीं है ना जी। हालांकि रोज इसी स्पीड से गिरेगा तो 16,000 पे ना, अभी हम 16 32 500 पॉइंट अगर रोज गिरे तो 32 दिन में मार्केट बंद हो जाए, ताला लग जाए। करेक्ट, वो होगा नहीं, वो हमें भी पता है। करेक्ट, तो ठीक है, निकल जाएगा टाइम, शांति से रखिए, ज्यादा उछल कूद ना करें, जो है उसको संभाल लें, बस उतना काफी। अंडरस्टूड सर, ठीक है। डेटा में कुछ कौन सा डेटा, अभी तो जान ही दें। बता देता हूँ, आपसे पूछा है तो। एफआई ने 7,500 करोड़ 7,600 करोड़ की बिक वाली कैश में की। घरेलू फंड ने 4,700 करोड़ की अपनी औकात के से कहीं ज़्यादा अच्छा खरीदा है। थैंक यू वेरी मच, कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी एफएनओ के डेटा कोई बहुत बड़े हैं नहीं एफआईज की तरफ से। अच्छी बात दीप है कि इस फॉल में कि पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। यस सर, पुट और कॉल दोनों में मुश्किल से आपके 16,000 के लेवल पे। हाँ, एक ही चीज़ जो दिख रही है समस्या वाली डेटा में जो है, वो वीकली सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। वीकली सीरीज में 16,000 के पुट पे 24 लाख शेयर है, जो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आज थोड़े रिस्क पे आएंगे। लेकिन मंथली वाले में प्रॉब्लम है। मंथली से जो 31 मार्च को जो एक्सपायरी होगी, 16,000 पे 43 लाख शेयर है, 16,500 के भी पुट वाले अभी बहुत खड़े हैं, तो मंथली सीरीज में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम आज नहीं है, 7 तारीख को। मंथली सीरीज में अगर आप समझिए 16,500 पे कोई पुट राइटर खड़ा है, 16,000 पे पुट राइटर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43 लाख शेयर खड़ा है, और समझिए 15,500 आ जाता है। करेक्ट। तो ये अभी खड़े रहेंगे। इनकी समस्या शुरू होगी 3rd वीक, तो मेरा पूरा मार्च खराब कर रहे हैं। आप समझ रहे हो जी। आखिर में जब मार्च के जैसे एंड में नजदीक पहुंचेंगे और अगर मार्केट ऊपर नहीं आया तो, और आया तो भी इनका सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। करेक्ट, क्या अब छूटने को मिल रहा है, छूटने को मिल रहा है। तो वीकली सीरीज कंफर्टेबल है,
मंथली सीरीज खराब दिख रही है। आमतौर पर मैं वीकली सीरीज के अलावा मंथली सीरीज आखिर में ही देखता हूँ, आखिरी हफ्ते में। आज मैंने स्पेसिफिकली रात को बैठ के, और बिली नहीं कर दी पिछले 2 दिनों से, मतलब काफ़ी हेक्टिक भी रहा ये सब, तो ज़्यादा काम करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी रात को बैठ के काफ़ी डेटा जो देखे हैं तो सुबह सुबह, तो उसमें समझ में आ रहा है कि वीकली सीरीज तो हम बचा पाएंगे, उसमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पोजीशन ज़्यादा नहीं है। मंथली सीरीज में समस्या ज़्यादा है वहाँ पर। और मंथली सीरीज में जो समस्या ज़्यादा वो निफ्टी में ही है, बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन ही नहीं है मंथली में जी, और बैंक निफ्टी में तो वीकली भी ज़्यादा नहीं है, तो बैंक निफ्टी कंफर्टेबल है, ऐसे बहुत लाइट है दोनों ही साइड पे, लॉन्ग शॉर्ट साइड पे। निफ्टी में है लॉन्ग साइड पे मंथली सीरीज खराब है, तो इसलिए मुझे दिक्कत वहाँ दिख रही है। अंडरस्टूड सर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे। आज देखते हैं कितनी मंदी वाला हो सकता है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है। एक चीज है, बनाएगा मंदी वाला मंडे। हाँ, आज छुट्टी पे ही भेज दिया सर उसको, आज मत करो इससे पहले क्यों करें। चलो ये काम अच्छा ये बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आने वाला तो है वैसे भी, मंदी करने वालों को छुट्टी पे भेजो। आशीष सर भी हैं छुट्टी पे। आशीष सर भी छुट्टी पे? आशीष सर हाँ इस हफ्ते तो, हाँ इस हफ्ते शायद इस हफ्ते छुट्टी पे। चलिए पर स्टॉक्स पर डालते हैं नजर देवांशी, कुशल और आशीष के साथ। देवांशी मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले कैडिला हेल्थ केयर, क्योंकि आज इसका नाम बदलता हुआ दिखेगा आपको। कैडिला हेल्थ केयर से जाइडस लाइफ साइंसेस, इसका ये नया नाम आज से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही सन टीवी, मेट्रो ब्रांड्स और एनएलसी इंडिया पर नजर रखें, क्योंकि बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर फैसला आएगा। इसके साथ ही टीसीएस की जो बायबैक की डेट्स हैं वो निकल कर आई हैं। 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा, इस पर नजर रखें। आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि 2.5 साल के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटो के लिए बढ़ता हुआ दिखेगा। रिडाई की जगह पे अब ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने के जरिए जो प्रस्तावित नोटिफिकेशन है वो जारी होता हुआ दिखा था। जून 2019 में आखिरी बार प्रीमियम में बदलाव हुआ था और उसके बाद अब प्रीमियम में बढ़ोतरी होने का बताया जा रहा है। 6% से लेकर 23% तक के जो प्रीमियम्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ ही जितनी भी स्टील कंपनीज हैं वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। ये रिपोर्ट्स के जरिए खबर आती हुई दिख रही है कि स्टील की जो कीमतें हैं, स्टील मिलों की जो कीमतें हैं वो 2500 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई दिखी है। इसके साथ ही जेके सीमेंट पर नज़र रखिए, क्योंकि कंपनी अब पेंट निवेश में यहाँ पे निवेश करती हुई दिखेगी। जो पेंट कारोबार होता है वहाँ पे अब एंट्री ले रही है कंपनी। बोर्ड ने पहले 5 वर्षों में करीब 600 करोड़ तक के निवेश को मंजूरी दे दी है, तो इस पर भी आज फोकस करके चले। तो एक और नॉन पेंट कंपनी अब पेंट सेक्टर में आ रही है, जेके सीमेंट की एंट्री होने वाली है। ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कुशल मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले महाराष्ट्र फोकस्ड रियल एस्टेट कंपनियों पर नजर रखिए, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरे रियल्टी, मैक्रोटेक और आईबी रियल्टी शामिल हैं। यहाँ पर जो मुंबई, नवी मुंबई, साथ ही पुणे और नागपुर जैसे शहर हैं, यहाँ पर घर खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 1% बढ़ती हुई दिखेगी और ये 1% जो है मेट्रो सेस वापस से लागू होता हुआ दिखेगा। कोविड के चलते 2 साल तक ये मेट्रो सेस माफ किया गया था और 1 अप्रैल 2022 से ये वापस से लागू होता हुआ दिखेगा। साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेगा। इनकी मीटिंग थी और मीटिंग से ये निकल कर आया है कि डेटा वर्क्स बिजनेस सॉल्यूशंस में ये कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं ये जारी करते हुए नजर आएंगे। यूनिट वाइज देखेंगे तो 1.1 लाख शेयर्स जो हैं ये जारी होंगे 2260 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, और डील पूरी होने के बाद डेटा वर्क्स में कंपनी का करीब 33% हिस्सा रहेगा। साथ ही पीवीआर, सिनेपोलिस फोकस में रहेंगे, क्योंकि पीवीआर और सिनेपोलिस के बीच में जो मर्जर की बातचीत है वो फिर से जारी होती हुई दिख रही है और यहाँ पर मर्जर के बाद सिनेपोलिस का जो मर्ज कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा होगा, करीबन 20%, और पीवीआर के जो प्रमोटर्स हैं वो 10 से 14% हिस्सा मर्ज कंपनी में होल्ड करेंगे और अजय बिजली जो है वो एटलीस्ट 3 सालों के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल इनके पास रहेगा। इन्फो एज इंडिया, यहां पर कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी के जरिए आयल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में करीबन 91 करोड़ रुपए का निवेश किया है। साथ ही वी मार्ट रिटेल भी फोकस में रखिए, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 3 मार्च को लगभग 4.5% हिस्सेदारी यहां पर खरीदी है और अब इनकी हिस्सेदारी 4.2% से बढ़कर 8.76% हो गई है। और अंत में चंबल फर्टिलाइजर, यहां पर भी एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 8% हिस्सेदारी खरीदी है और अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से जाएंगे तो 3.36 करोड़ शेयर्स जो हैं यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदे हैं।
ओके तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। आई थिंक देवांशी के पास भी कुछ फाइनल सेट ऑफ खबरें और कुछ प्रमोटर फंड एक्शन भी है। देवांशी बताएं इसके बारे में। सबसे पहले अदानी सर्विसेज, जहां पे प्रमोटर ने करीब 1.6 करोड़ शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं और ओपन मार्केट के जरिए 2 मार्च को ये हिस्सा खरीदा गया था। इनसेल इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स ने 17,475 शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। 3 मार्च को ये खरीदे गए थे। और खादिम इंडिया पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर ने करीब 41,600 शेयर्स खरीदे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.2% की जो इक्विटी है वो उन्होंने खरीदी है। 2 मार्च को ये भी हिस्सा उन्होंने खरीदा है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखें, जहां पे 9 मार्च को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे इक्विटी शेयर, राइट शेयर्स के जरिए पूंजी जुटाने पर फैसला होता हुआ दिखेगा। तो ये है आपके लिए खबरें आज की। ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज तो क्रूड ही पूरे तरीके से फोकस में रहेगा। सीएलएसी की तरफ से एक छोटा सा नोट आया जहां पर ये कहा गया कि रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके चलते क्रूड में अगर आप देखें तो करीब करीब 50 से 60% तक की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। और यूरोपियन गैस की कीमतें अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हैं और फिलहाल माना जा रहा है कि $30 MMBTU के आसपास भी अगर रहेंगी तो इसमें गेल को बड़ा फायदा, ट्रेडिंग गैस प्रॉफिट जो इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो गेल के ऊपर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो क्रूड में तेजी आई है इसके चलते ये इशारा कर रहे हैं कि आपको ओएनजीसी में करीब करीब यहाँ से 165% की तेजी आ सकती है और ऑयल इंडिया में भी 135% का जो है आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और गेल यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रूड का जो बढ़त आ रही है इसके इम्पैक्ट को लेकर इन स्टॉक के ऊपर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन बेरिश है ये एशियन पेंट्स के ऊपर। यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इनके मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते अगर आप देखें तो इन्होंने FY 22, 23 और 24 के EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो करीब 1 से लेकर 4% की कटौती कर दी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है ये घटाया इन्होंने, 4,200 से घटाकर 3,800 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये भी जो है अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, करीब 2,548 रुपये के लक्ष्य ले। कोटक महिंद्रा बैंक सीएलएसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर भी देखिए 100 रुपये से घटा है, 2300 से घटाकर 2200 कर दिया है। और इन्होंने EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो कटौती की है। और लेकिन ये मान रहे कि आगे जाकर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। डॉक्टर रेड्डीज सीएलएसी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 5,100 रुपये के लक्ष्य ले। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी क्रूड का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,926 रुपये के लक्ष्य ले। 2326 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ICICI लोम्बार्ड, क्योंकि 2 साल के बाद जो है मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़त की बातें की जा रही है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी देखने को मिल सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1920 रुपये के लक्ष्य ले। काफी बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रही है, क्योंकि 1218 की जो है क्लोजिंग है, 1920 का लक्ष्य दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, 7,200 रुपये के लक्ष्य ले। 6,538 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका नेटवर्क भी एक्सपांड कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जितने भी पॉजिटिव्स हैं सबको फैक्टर इन करके चल रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने होल्ड की राय को बरकरार रखा है। हिंडाल्को लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य भी बढ़ा है, 660 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है। और ये कह रहे कि एल्यूमिनियम की कीमतें जो रिकॉर्ड पर चल रही है और मान रहे कि आगे भी जाकर कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में करीब करीब 5% की बढ़ोतरी की है। टाइटन यहां पर भी नजर रखेगा, मैक्वारी की तरफ से नोट आया, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3,350 के लक्ष्य ले। और अंत में HUL, यहां पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, जो लक्ष्य है वो 2,765 से घटाकर 2,381 कर दिया है, करीब 2020 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। ओके, ढेरों ऑयल एंड गैस पर सर और चिंता सीएलएसी की तरफ से। टाइटन ही दिख रही रिपोर्ट मुझे। हाँ सर, टाइटन बढ़िया, टाइटन सबसे बढ़िया है। खराब में एशियन पेंट्स की है। मॉर्गन ने जो टारगेट दिया 2548 का, 2738 यानी 200 रुपये नीचे का टारगेट मॉर्गन का है एशियन पेंट्स अभी के भाव से भी। हालांकि मक्वारी का टारगेट 3800 का है, लेकिन ये एक अच्छा बुलवर्सेस बेयर है ना। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज का एक्शन। ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। सोमवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत बाय सेल, बताइए सर।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, नोटा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, आईटी स्पेस एक न्यू डिफेंसिव है, इन्फोसिस को रेगुलरली रिकमेंड कर रहा हूं मैं, गिर नहीं रहा है। और अनिल जी, आज खास बात क्या लग रही है कि देखिए, अभी तो मैं 3 लोग गिन रहा था, आप, मैं और आशीष, अब चौथे कुणाल जी भी शामिल हो गए हैं। तो कठिन समय में सब ब्लू टाई पहन के आए हैं अनिल जी। अरे तो क्या बात है, वाह। और खरीदना है विप्रो है मेरा पिक ऑफ द वीक। विप्रो है मेरा पिक ऑफ द वीक। 565 565 का स्टॉप लॉस है, 589 पहला टारगेट, 594 दूसरा टारगेट। और एक चीज ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस तभी ट्रिगर मानना है जब 565 के नीचे सस्टेन करे। किस एंड गो में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो। आईटी में आपको सेफ्टी ढूंढनी है और इसलिए विप्रो 598 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। सर, आईटी की बात निकली है तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया, टीसीएस, इसकी बायबैक डेट्स आ गई हैं और काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो बायबैक कितना होगा, एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा समझाएं सर इसको। दीप, इसके लिए मैं आपसे एक दिन और लूंगा। अच्छा। हालांकि मैंने भी कल देर शाम को ये काफ़ी ट्विटर पे मैसेज पढ़े हैं, सब कह रहे कि आपने तो फंसा दिया, मरवा दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो फ़र्क होता है, लेकिन मैं उससे पहले, चूंकि इस वीकेंड में मैं ट्रैवल भी काफ़ी कर रहा था, कुछ फैमिली में ऐसे अर्जेंसी हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा, तो मैं देख नहीं पाया। सो बेहतर है कि मैं आज अच्छे से आपको पढ़ के कल बता दूंगा। अभी भी वैसे 23 मार्च का शुरू होगा ना, बहुत टाइम है। 9 से 23 तक तो बहुत टाइम है। 9 से 23 मार्च तक आप दे सकते हैं आराम से शेयर अपने। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली कितने शेयर जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते, तो स्ट्रेस न लें, चिंता न करें। टीसीएस बंद नहीं हो रहा। नहीं। हाँ, कंपनी चल रही है, अच्छे से ही चल रही है, चिंता न करें। तो धैर्य बनाए रखें, इसका भी विश्लेषण हो जाएगा। एक आध दिन का टाइम, मैं आज देखता हूँ। एक्चुअली मैं देख नहीं पाया, वीकेंड पर काफी ट्रेवल था। अंडरस्टूड सर, ठीक है, तो समझाएंगे जल्द ही टीसीएस बायबैक पर अनिल जी आपको। पर आइए, कुणाल जी भी हैं तैयार और लेते हैं उनसे भी पिक ऑफ द वीक। कुणाल जी बताएं सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। अच्छी बात है कि दीपांशु आपने केवल मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग नहीं कहा। और अनिल जी, जो बंसल जी कह रहे हैं कि कोट उतर गया, अनिल जी शर्ट बची है, यही गनीमत है। ये बात तो सही है, जो जितना बचा पाए उतना बढ़िया है। चिंता न करें, एक दिन वापस आपको कुणाल जी 3 पीस सूट में दिखेंगे और फर्स्ट क्लास, बढ़िया से बढ़िया वाले में। वो दिन भी वापस से आएगा, चिंता न करें। तो ये वक्त भी निकल जाएगा। बताएं सर, क्या करना है? अरे जी, देखिए, बेचना है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में शुक्रवार के ट्रेड में हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन आते हुए देखा था। 190 के आसपास बंद हुआ है। तो इन स्तरों पर अगर मिलता है, अगर मान लीजिए बहुत बड़े गैप के साथ खुल जाता है तो फिर शॉर्ट का मौका निकल जाएगा। लेकिन अगर जहां बंद हुआ था शुक्रवार को, उसी के आसपास थोड़ा बहुत नीचे खुलता है तो वहां शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखें 195 रुपए 50 पैसे, 196 पर। नीचे मुझे लगता है अनिल जी, ये स्टॉक 180 से नीचे जाना चाहिए। 178 का टारगेट है, जिसके लिए इंडियन होटल्स में मेरी बिकवाली की राय है। तो शुक्रवार के स्तरों के आसपास मिले तो शॉर्ट की राय। ओके, ज्यादा गैप से ना खुले और अच्छे लेवल पे मिले तो बिकवाली करें, ये राय है आपके लिए इंडियन होटल्स में। 178 का टारगेट। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे खरीदना है जीएमडीसी। यहाँ पर अनिल जी एक लंबे लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है और वैसे भी माइनिंग स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक में जिस तरह की तेजी बनी हुई है, मुझे लगता है यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। 161 162 के आसपास की क्लोजिंग है अनिल जी। 150 152 के आसपास अगर आज खराब बाजार की ओपनिंग में उस लेवल्स के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 135 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है और मेरा मानना है कि 200 रुपए तक के टारगेट्स इसी हफ्ते में जीएमडीसी में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन 150 क्यों आएगा? ये 150 जैसा तो है नहीं हिमांशु जी। नहीं अनिल जी, अगर जस्ट इन केस कोई लोअर टिक लगता है ऊपर पे, नहीं तो जहां भी खुलता है वहां पर ही खरीदारी की राय है। ओके, परफेक्ट। गैप में नीचे आए तो और खरीदें, और क्योंकि मेटल माइंस मिनरल्स के लिए तो अच्छा समय है ही। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से दाम तेजी से बढ़े। देश में स्टील के दाम भी 2,500 से 5,000 रुपए प्रति टन बढ़ गए हैं। आइए, जैन साहब भी तैयार हैं। आमतौर पर जैन साहब की लिस्ट 8-10 स्टॉक से कम की नहीं होती। आज देख लेते हैं, जैन साहब का भी टेस्ट कर लेते हैं। जैन साहब, सिर्फ मॉर्निंग बताएं सर। बिल्कुल ऐसा खतरनाक मॉर्निंग है और हर मंडे का बात कर डर लगने लग गया अनिल जी, क्या होगा। बट एनीवेज,
देखिए, मैंने जो फ्राइडे का जो वीकेंड हुआ उसमें जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, मैंने बजाज फाइनेंस का एक सेल कॉल दिया था। अब आज हो सकता है कि गैप के साथ खुले तो वो पहले ही टारगेट अचीव्ड हो, बट स्टिल अगर कहीं भी ऊपर के लेवल्स मिले तो सेल करने की राय है। और मैंने बाय कॉल दिया था पोजिशनल कॉल के तौर पे, जैसे कि आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि करेंसी अब वीक हो रही है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो टेक महिंद्रा दिया था। और दालमिया भारत शुगर, जब भी क्रूड ऑयल तेज होता है तो मुझे लगता है इथेनॉल रिलेटेड स्टोरीज जो है, जो कि शुगर स्टॉक्स है, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। और अब जैसा कि आपने बोला कि आज असली टेस्ट है, एक्चुअल में स्टॉक्स बहुत कम है। जनरली नहीं तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स के नाम लिख के लाता हूं, और इत्तेफाक से सारे के सारे ही आईटी स्टॉक्स है। तो विप्रो, इन्फी, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, तो इनको तो आप एक ही मान सकते हैं। और सिप्ला वो ठीक लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबका फेवरेट आईटीसी, बस यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। सो यही स्टॉक्स है मेरे पास, और आज कोई विशेष आइडियाज लगती नहीं है कि एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, तो एक बार जैन साहब फिर से बताएं। एक तो सिप्ला हो गया आपका, सिप्ला आज सिप्ला पे फोकस कर सकते हैं, राइट? हाँ। दूसरा आईटीसी। हाँ, आईटीसी है, और विप्रो, इन्फी, टेक महिंद्रा एंड एम्फेसिस, ये आईटी स्टॉक्स में। विप्रो, इन्फी और टेक महिंद्रा, मतलब हाँ। आज सारे निफ्टी के स्टॉक है। निफ्टी के बाहर कुछ नहीं? हाँ, एम्फेसिस लिमिटेड है एक। अच्छा, एम्फेसिस, ओके, एम्फेसिस, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इन्फोसिस समझ गया। इन्फोसिस लेना है कि एम्फेसिस, या दोनों ही है? नहीं, दोनों ही है। इन्फी मतलब इन्फोसिस को मैंने इसलिए इन्फी कर दिया, और एम्फेसिस। ओके, तो ये है लंबी वाली लिस्ट आपके लिए जैन साहब की तरफ से। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। जैसे भी पूछ रहे थे उनकी आज की पिक ऑफ द वीक इस हफ्ते की। जय, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, मार्केट में आज तो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स दिखा रहा है। निफ्टी ब्रेक होने वाला है। 16,000 जो हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीक की, आ सकता है, और अगर ब्रेक होगा उसके नीचे तो मेरा फॉल देखने मिल सकता है। सिमिलरली 34,000 ऑन बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स तो भी रहेंगी। जैसे जैन साहब ने कहा, मेरा भी एक बजाज फाइनेंस में सेल कॉल था ही लास्ट वीक। पता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्रॉस सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। जब तक 16,000 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं होता तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यस, आई एम विद जैन साहब के जब आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है, सो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी एक डीप देखने मिलता है तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए। बट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रेश रिकमेंडेशन जो अनिल जी मेरी ओर से है वो है नवीन फ्लोरिन। काफी स्ट्रॉन्ग रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट आज तक ज्यादातर मैं कहूँगा कि लॉन्ग साइड पर ही इसमें हमेशा सलाह दी है मैंने और काफी जानकारों ने। बट देन एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से अब यहाँ पे मोमेंटम वीक हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, और अब 200 डेमा के नीचे जो हिसाब से लास्ट वीकली क्लोज देखने मिला है, नवीन फ्लोरिन को बेचना चाहिए। जी रिस्क लोअर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ 3700 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 3625 के आसपास का क्लोज था। डाउन साइड वाले जी जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, दैट वुड बी अराउंड 3450 पहला टारगेट एंड 3350 सेकंड टारगेट। 3450, 3350 ये जो टारगेट्स लेके आप नवीन फ्लोरिन को बेचें। ओके, तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन में बिकवाली करने की राय आती हुई जय ठक्कर की तरफ से। 3450, 3350 का टारगेट लगाकर करें बिकवाली। आइए, बेचने में माहिर है सुमित जी भी तैयार है हमारे साथ। देखते हैं सुबह सुबह उनके हाथों से क्या क्या बिकेगा। गुड मॉर्निंग सुमित जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, आज इंट्राडे में वापस से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली हमें गैप डाउन ही देखने को मिल रहा है, और डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा है स्टॉक्स के ऊपर। तो आज और 1 से 2 दिनों के लिए एक सेल का कॉल है, और फिर पूरे हफ्ते के लिए एक बाय का कॉल है। तो सेल का कॉल का जहां तक सवाल है, इंडियन होटल में बिकवाली करें। इंडियन होटल लग रहा है यहाँ से 10 से 15 रुपए का फॉल दिखा सकता है। इंडियन होटल में कल भी यानी लास्ट वीक भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। 199, 198 जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं, और नीचे में 180, 175 ये इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ये हुआ ट्रेडिंग पिक आज और कल के लिए। और इस हफ्ते के लिए आईटी स्टॉक्स पे नजर रखना है। आईटी स्टॉक्स के अंदर विप्रो पे नजर रखे। कोई भी डिप आता है विप्रो में यहाँ से 10 रुपए का या 15 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे विप्रो में खरीदारी करें, और जल्दी ही विप्रो में 5 से 7 दिनों के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर 590 रुपए से लेकर 600 रुपए तक के लेवल विप्रो में देखने को मिल सकता है। मीटिंग हुई थी आपकी कुणाल जी राकेश जी के साथ में वीकेंड पर जूम पे, या फिर ऐसे दिल्ली आप गए हो या मुंबई, ऐसा कुछ हुआ सुमित जी?
अनिल जी मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई 400 पॉइंट निफ्टी देख के, एसजीएक्स निफ्टी देख के। तो देखते क्यों हो फिर ऐसे? अच्छा, ये सुमित जी का हाल कैसा है ना कुणाल जी? वो आपको मालूम है, वो रामसे ब्रदर्स की हॉरर मूवी आती थी हमारे स्कूल कॉलेज के जमाने में, और डर भी लगता और देखना भी है ऐसा। अरे मैं इतना डर लगा, मत देखो, क्यों देखना है? 3 घंटे बाद नया एंड हो जाएगा, खत्म बात। बिल्कुल एग्जैक्टली सुमित जी का हाल वैसा। किसने देखी रामसे ब्रदर्स की मूवी? किसने देखी? कोई देखी? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो जैन साहब, और देखो सबने देखी हुई है। गलत, ये सब मार्केट को रामसे ब्रदर्स की मूवी समझ है। मार्केट अलग है, रामसे ब्रदर्स वाली मूवी अलग है। ये वाली तो हम सबने देखी है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी सुमित जी की आज राय पूरी कुणाल जी और राकेश जी से मिलती हुई दिख रही। कुणाल जी ने कहा है कि इंडियन होटल्स बेचिए, सुमित जी को भी वो पसंद है। बंसल जी की विप्रो खरीदारी करने की राय भी सुमित जी को पसंद है। तो चलिए, ये स्टॉक है कॉमन आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स के बीच। बिल्कुल, तो ये तो है आपके लिए कुछ पिक्स जहां पर आपको गैप डाउन में मौके मिल सकते हैं अगर आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं। तो कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, मेटल्स में बढ़िया तेजी बनी रही है और एक और मूड सुधारने वाला सिर्फ मेटल्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, हमारे लिए भी नहीं। मेटल्स की कीमतें, स्टील की कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं। 2500 से 5000 पर टन की कीमतें यहां पर बढ़ाई गई हैं। लगभग सभी बड़ी कंपनीज हैं। टाटा स्टील, इस पर एक राय लेना चाहूंगा सुमित जी। वैसे एक्शन में रहा, टुवर्ड्स एंड ऑफ फ्राइडे हमने देखा अक्रॉस मेटल्स मुनाफा वसूली आई, बट फिर से जो वीकेंड के डेवलपमेंट्स हैं कमोडिटीज के, क्या आज पॉजिटिव एक्शन में आएंगे? और अगर पॉजिटिव एक्शन आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? दिवांशु, मेटल्स के अंदर मेरे को कोई खास दिक्कत लगती नहीं है। मेटल्स के अंदर ओवरऑल मजबूती बरकरार है। जहां तक टाटा स्टील का सवाल है, कोई छोटा मोटा डिप अगर देखने को मिलता है 1250 1260 के लेवल तक, तो लोअर लेवल्स पे टाटा स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 1300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो, 1300 1320, तो उसके बाद इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 1380 रुपए से लेके 1400 रुपए तक के, जो कि जल्दी ही शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1380 1400 के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील को डिप्स में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील पर राय इस वक्त आती हुई सुमित जी की तरफ से।